नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज का स्पेशल सेगमेंट सीधी बात। हमारे बीच मेहमान के तौर पर मौजूद हैं मौजूदा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के ओजस्वी विधायक, जी हां, संजय शुक्ला। संजय शुक्ला का परिचय हम आपको दे दें कि वर्तमान राजनीति में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के एकमात्र ऐसे मजबूत चेहरे उभर करके आए हैं जो इंदौर में अकेले भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेते हुए नजर आते हैं। विपक्ष के सबसे दमदार चेहरे बन गए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं संजय शुक्ला जी। धन्यवाद धन्यवाद। चर्चा करेंगे पार्षद से आखिरकार कैसा सफर रहा विधायक तक का, मौजूदा हालात की राजनीति पर क्या कहना चाहते हैं संजय शुक्ला, पारिवारिक जीवन क्या कहता है संजय शुक्ला का, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीतिक उठापटक में कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तो क्या कहते हैं तमाम मसलों पे संजय शुक्ला, आइए उन्हीं से जानते हैं। विधायक जी, पहले तो बताइए, एक आम जीवन से, एक छात्र जीवन से निकल करके कैसे ख्याल आया कि पार्षद बनना है या पार्षद चुनाव लड़ना है या राजनीति में उतरना है, जनता की सेवा करना है? देखिए, मेरा परिवार शुरू से ही राजनीति में लोगों की सेवा करता है, सामाजिक सेवा करता है। भले समाज का नाम पे हो, डीडी समाज के नाम से लगातार समाज के लिए सेवा करते हैं, आम जनता के लिए सेवा करते हैं। 2 बार मेरे डीडी जनपद अध्यक्ष सांवेर से रहे, लगातार वो काम करते रहे। तो हम उसी परिवार से जुड़े हुए थे। मैंने सोचा क्यों नहीं हम समाज की सेवा करें, क्योंकि आज समाज में आज लोगों की ज़रूरत है, हम काम करके सेवा करने के लिए आए। तो मैं वहाँ से चालू हुआ, तो आज लोगों की सेवा करता है। आज उसी आशीर्वाद है कि आज हम लोगों में सेवा कर पा रहा हूँ। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, जब पूर्व समय में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और जब बिगुल बजा चुनाव का, उसके पहले से चूंकि संजय शुक्ला मजबूती से मैदान संभाले हुए थे और दृढ़ संकल्पित थे कि आखिरकार विधानसभा 1 से चुनाव लड़ना है, मतलब लड़ना ही है, तो तैयारियां भी आपके पहले से पूरी थी। एक अद्भुत रूप ऐसा देखने को आया कि आमतौर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में ही भजन भंडारे के आयोजन हुआ करते थे, परंतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भी आपने एक नई परिपाटी को जन्म दिया। वहां पे भी भजन और भंडारे होने लगे, भागवत कथाएं आपके माध्यम से हुई, कई धार्मिक आयोजन आपने करवाए। तो क्या विधायक रमेश मेंदोला से कहीं ना कहीं ये सीख आपको मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति और कहीं होती नहीं है भजन भंडारे वाली? देखिए, हमारा समाज शुरू से आपने देखा हो, हमारे गणेश जी के मंदिर मरीमा चौराहे पे 40 साल से मंदिर बनवाया। वहाँ मध्य प्रदेश का 16 मंदिर बनाया, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्र हो या सावन हो। हाँ, हमें धार्मिक काम करते आए, शुरू से धार्मिक सेवा करते आए। परंतु रही कथाओं की बात, कथा भी लगातार करते आए। परंतु हमारे इंदौर में हमारी जया किशोरी जी जो आई थी, वो कथा मैंने बहुत बड़ी कराई थी। पूरे क्षेत्र में एक एक घर पर मैं लोगों के घर गया, लोगों से बोला कि आपको आना है, और सबको निमंत्रण देके आया कि परिवार के अंदर कोई कार्यक्रम होता है तो अपने परिवार के लोगों को सबसे पहले बुलाया जाता है। तो मैं अपने परिवार के लोगों घर घर गया और सबको बुलाया, और उस कथा के अंदर पूरा इंदौर से डेली 50 से 60,000 आदमी थे और आते हैं। 3 घंटे लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने काम छोड़ के आते हैं। तो इसलिए भोजन भंडारा हमने चालू कराया था वहाँ पर, क्योंकि लोग रात को जाते हैं 9 बजे अपने घर जाते हैं, खाना बनाएंगे हमारी महिलाएँ, फिर खाना खिलाएंगी। तो हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, उनका पूरा परिवार के लोग आए और अब दिन में काम करें, शाम को 7 बजे अपने परिवार के लोग आ जाएं, यहाँ खाना खा के जाएं। इसलिए हमने खाने की व्यवस्था करी थी कि लोग कथा सुने। चुनाव के पहले ही 1 साल पहले एक ऐसा माहौल बना दिया कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ मतलब रोचक किया करते थे संजय शुक्ला। कभी दाल भाफले के आयोजन हो रहे हैं, कभी कथाएं हो रही हैं, कैसे भी बस जनता को कैसे सीधे तौर पर जोड़ने के तमाम प्रयास आपने, बोला जा सकता है कि 1.5 साल पहले से ही कमर कस ली थी। मतलब एकदम सोच लिया था कि अब कैसे भी इस रण में कूद गया हूं तो बिल्कुल चुनाव लड़ना भी है और जीतना भी है। देखिए, मेरे को चुनाव लड़ना भी था, जीतना भी था, परंतु आप जो बोल रहे हैं 1.5 साल पहले से, देखिए अपने परिवार के लोगों से मिलने जाते हैं। कोई आप जाए, प्रियंका जी, मैं जाऊँ, कोई भी जाए, तो खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये, भले वो दीदी से मिलने जाए या बेटी से मिलने जाए या माँ से मिलने जाए, तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा कि हिंदू धर्म के नाम पे ये था कि हम जाना चाहिए तो लेके जाना चाहिए। मैं दाल बाफले के लिए गया, लोगों को घर निमंत्रण देने गया, उनको बोला आना है तो लोग आए। कथा के लिए गया, कथा में लोग गया तो घर पे मैं जाके साड़ी दे गया, निमंत्रण दे गया कि आपको आना है उसके अंदर। उसके बाद कथा खत्म होने के बाद फिर उनको धन्यवाद देने जाना था, तो धन्यवाद के लिए खाली हाथ नहीं जाते कभी भी, तो मैं लड्डू लेके गया। तो हमेशा कुछ ना कुछ लेके मैं परिवार के बीच में गया, और वो मेरी पूरी विधानसभा के अंदर एक एक घर गया, एक बार नहीं 4-4 बार गया, क्योंकि विधानसभा के अंदर मुझे परिवार से मिलना भी था और लोगों से बात भी करनी थी। तो मैं एक दिन में 5-5 घंटे रोज डेली चलता था और लोगों से मिलता था, बात करता था, क्योंकि मुझे विधानसभा का नक्शा भी समझ में आना चाहिए, कहाँ पे क्या, किस मोहल्ले में क्या जरूरत है, किस मोहल्ले में क्या काम की जरूरत है, कहाँ क्या होना चाहिए। क्यों ऐसे में घूमूंगा तो कोई नहीं मतलब होता है। तो जब आप फ्री टाइम होंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे लोगों से, तो लोगों की समस्या होती है। एक माइंडसेट था कि चुनाव लड़ना है, मतलब लड़ना ही है। तो संजय भाई, कई बार ऐसा सुनने में आता था कि कई सारे विपक्षी दल के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि संजय शुक्ला के परिवार को कोई राजयोग नहीं है,
इनके भाग्य में राजयोग नहीं लिखा हुआ है। तो आपने उस सोच को भी परिवर्तित कर दिया, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि संजय शुक्ला की डायरेक्ट कम्युनिकेशन भगवान से चल रहा था कि वो भाग्य और ज्योतिष को साइड में रखो और बस मेहनत करते चलो। देखिए प्रियंका जी, भगवान दो ही होते हैं, जी एक ऊपर वाला भगवान होता है, एक जनता भगवान होती है। बिल्कुल ठीक। जनता ने लगातार मुझे आशीर्वाद दिया, 2 बार मुझे पार्षद बनाया, एनएसयूआई प्रेसिडेंट बनाया, फिर एक बार चुनाव भी हारा मैं, जी मात्र कम वोटों से मैं हारा, फिर दूसरी बार लाया तो उन्होंने जिताया मुझे। लोगों को मालूम है आशीर्वाद मिलता है। आप जहाँ तक रही शुक्ला परिवार की बात, जी भाई चुनाव योग नहीं, देखिए 2 बार पार्षद में बना, मेरे डैडी 2 बार जनपद अध्यक्ष बने, उसके अलावा मेरे बड़े भैया पार्षद बने, जी। वो सेवा करते रहे। विधानसभा की बात आई तो विधानसभा में देखिए कभी भी मेरे भैया को 1 नंबर से बजाय 3 नंबर में टिकट मिला, जी। डैडी को 1 नंबर छोड़ के 2 नंबर टिकट मिला, तो हमेशा बाहर गए। क्या होता है, अपन अपने परिवार के अंदर बैठ के बात कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। आप भी कहीं बाहर जाएंगे तो डर तो रहता ही है, भाई कैसा आदमी है क्या है। तो वही मात्र एक बार डैडी 800 वोट से हारे थे, बड़े भैया आ रहे थे, तो लोगों को ये था कि भाई शुक्ला परिवार को जीत नहीं सकता। आप देखिए 94 से लगातार 94 में पार्षद बना, उसके बाद मेरे भैया उस सेकंड बने, थर्ड में फिर मैं पार्षद बना, फिर उसके बाद मैं विधायक बना। तो लोगों को ये था कि शुक्ला परिवार को जीत नहीं सकता है। हम लगातार जनता का आशीर्वाद मिलता रहा। पर इतने उतार चढ़ाव के बावजूद अपने दर्शकों को बता दें कि चेहरे पे एक हमेशा की सादगी और सरलता लिए रखते हैं संजय शुक्ला। यही कारण है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में चुनाव के दौरान भी काफी उठापटक हुई, काफी सियासी हलचलें भी हुई, बावजूद आपके तेवर कभी नहीं बदले। आप उसी मंद मंद मुस्कान लिए चलते थे, लोगों के आशीर्वाद ले रहे थे। उस समय हार जीत का खौफ आपके चेहरे पे नजर आता नहीं था कि परिणाम चाहे जो भी हो। तो ये कौन सी शक्ति थी, कौन ऐसे आराध्य देव हैं, किनसे आपकी डायरेक्ट सेटिंग हो गई थी कि कोई चिंता चेहरे पे शिकन नजर नहीं आती थी संजय शुक्ला की? मैं इसलिए चिंता नहीं थी, मेरे को आप बता दो, सबसे पहली बात, मैं जनता के बीच में चुनाव के पहले 2 साल से लगातार 4 बार मैं पहले मिला। लोगों को मालूम पड़ गया था भाई हमारे जो विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने 10 साल में क्या करा। उसके पहले विधायक 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने विधानसभा के अंदर, आज भी देखिए 100 से 150 कॉलोनी अवैध कॉलोनी है। और मेरी विधानसभा में 6 वार्ड ऐसे हैं जहाँ नर्मदा लाइन आज भी नहीं है, बिल्कुल आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। उसके अलावा ड्रेनेज की समस्या है, जो रोड नहीं है, स्कूल नहीं बने हुए, आज भी 72 गाँव से 72 स्थिति मेरी विधानसभा एक की है। वो सबसे बड़े मजदूर इलाका था। तो मैं लोगों घर घर बैठ के गया, लोगों ने बोला कि वाकई अब मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो काम कर सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, तू काम कर सके, तो लोगों ने मुझे बोला कि आप जीतोगे, आपका आशीर्वाद बिल्कुल हम देंगे अब की और जिताएंगे। तो मुझे डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मतलब विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरी जनता का मुझे विश्वास था कि जनता मुझे जिताएगी, उनका आशीर्वाद मिला कि जनता भगवान है। उनको मालूम था कि जो पिछला भक्त था उसने 15 साल में कुछ भी नहीं करा, अब ऐसा भक्त लाना चाहिए जो काम करके दिखाए। अच्छा, आप पे कई बार आरोप लगा करते थे कि आप चुनाव अगर जीत करके आते हैं, अगर जनता आपको विधायक चुनती है तो क्षेत्र में गुंडागर्दी खूब बढ़ जाएगी, खूब बवाल होने लग जाएगा, नशा खूब बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नजर आया नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों बोलते थे विपक्षी दल भाजपा के लोग, ऐसा क्यों आरोप हमेशा लगाते थे कि अगर संजय शुक्ला चुनाव जीत करके जाते हैं तो गुंडागर्दी खूब बढ़ जाएगी विधानसभा क्षेत्र में? आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, कोई भी विरोधी हो, भले पंकज संघवी हो या संजय शुक्ला हो या अश्विन जोशी हो, कोई भी कांग्रेस से लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनके जो आदमी है वो प्लान करते हैं कि भड़काने काम करते हैं पब्लिक को। क्यों भड़काने काम करते हैं? उनको मालूम है कि हम भड़काएंगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, भाई संजय शुक्ला परिवार से गुंडागर्दी करेंगे, दारू काम करेंगे, फलाना होगा। ये जो आपको बोला गया मुझे ही मालूम है, कई लोगों ने बोला। आप देखिए 2.5-3 साल हो गए आज चुनाव के अंदर, हमने जनता की सेवा करी है। उससे पहले आप देखिए 94 में मैं सुदामा नगर चुनाव जीत के आया था, जो एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी थी। उस कॉलोनी को मैंने वैध कराया। वहाँ लोगों के बगीचे पे कब्जे होते थे, वहाँ जो गुंडागर्दी होती थी, वो जो वहाँ के पूर्व विधायक थे, आदरणीय हमारे बीच में नहीं रहे, लोग वो भी कर रहे थे, परंतु मैंने वहाँ सब बंद कराया, सब काम कराया। आज भी लोग मुझे वहाँ जनता याद रखती है आज भी। और ऐसे ही मैंने विधानसभा के एक के अंदर भी काम करा। जो लोग बोल रहे थे देखिए उससे उल्टे ही हो रहा था कि उन अब जनता को मालूम पड़ गया कि लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने झूठ बोला था। संजय शुक्ला या उनके परिवार के लोग यहाँ काम करते हैं। क्यों? सामाजिक धार्मिक काम जो भी हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, हर काम में मेरा शुक्ला परिवार का हर आदमी कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा, और दुख सुख के अंदर भी पहले भी जुड़े रहते थे, आज भी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, अधिकतम वार्डों में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज हैं। अगर आपकी विधानसभा की बात की जाए तो अधिकतम 2-4 वार्ड अगर छोड़ दिए जाए तो अधिकतम वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज हैं। बावजूद उसके आपने खुद स्वयं बताया कि कई वार्ड ऐसे हैं, कई क्षेत्र, बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां नर्मदा की लाइन नहीं है। नर्मदा की लाइन है तो पानी बहुत गंदा आता है, ड्रेनेज की लाइन नहीं है। लोग टैक्स तो पूरा भर रहे हैं संजय शुक्ला जी, व्यवस्थाएं देने के नाम पे नगर निगम कहीं ना कहीं शून्य साबित हो जाता है। आप स्वयं भी 3 साल से देख रहे हैं। तो क्या आपने इसके लिए कमिश्नर से बात की या कलेक्टर महोदय से बात की या चर्चा करने की कोशिश की विधानसभा में कि मेरी विधानसभा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, 10, 12, 15 सालों से तो आपके लोग वहां राज कर रहे हैं?
देखिए, मैं जैसी सरकार बनी, मैं विधायक बना, आदरणीय कमलनाथ जी सरकार बनी, सबसे पहले मैंने आप देखिए 4 टंकी काम चालू कराया। बाणगंगा में 2 टंकी बन रही है, एक कुशवाहा नगर में टंकी बन रही थी, एक बड़ा बांगादा बन रही थी, एक सिरपुर में बन रही थी। सबसे पहले मैंने टंकियों का काम चालू कराया, जी। तत्काल काम चालू कराया। और मेरी विधानसभा में अंदर 9 वार्ड ऐसे हैं विधानसभा एक के अंदर, एक नंबर वार्ड जो सिरपुर का वहाँ लगता है 32,000 वोट रहते हैं, वहाँ अवैध बस्ती पूरी पूरी। जी। वहाँ पे कई लाइन नहीं, तो मैंने वहाँ लाइन डलवा दी, वहाँ ड्रेनेज लाइन डलवा दी, वहाँ लाइटें लगवा दी। अब सड़क का काम बाकी है, वो भी करवा दूंगा। उसके अलावा अब 17 नंबर वार्ड हो या 12 नंबर वार्ड हो या 16 नंबर वार्ड हो या 13 नंबर वार्ड हो, 9 नंबर वार्ड, इन जगह नर्मदा लाइन की मैंने एक एक लाइन चेंज करा दी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे पहला काम नर्मदा का पानी। बिल्कुल तो देखिए, हमारी सरकार 15 महीने रही, जी। इस 15 महीने के अंदर हमने वो काम करा दिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 साल में नहीं करा पाई। उनके पार्षद उनके, विधायक उनका, संसद उनके, मेयर उनका, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को होने के बाद काम क्यों नहीं है? काम कराना आना चाहिए, काम कैसे होता है वो काम होना चाहिए। हम लगातार काम के लिए आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ते रहे। हमारी सरकार थी, उसमें हम लड़े, आदरणीय कमलनाथ जी सरकार हमारी थी, हमने बोला कि हमको तो हमारी विधानसभा का काम चाहिए, क्योंकि हमको हमारी विधानसभा का आशीर्वाद मिला। आज जो मान सम्मान जो मुझे मिल रहा है या मेरे परिवार को जो मिल रहा है, वो जनता के कारण मिल रहा है, कांग्रेस सभी को। तो हमने सबसे पहले काम चालू करा। आज देखिए, आप सब दूर की टंकियाँ बन गई हैं, कुशवाहा की टंकी चालू हो गई, बाणगंगा की टंकी लास्ट काम चल रहा है, अपने सिरपुर टंकी बन गई। सभी काम ये 15 महीने में पूरे हो गए। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जो मूल समस्याओं से लोग परेशान थे, जो लोगों के घर घर नहीं पहुंच पा रही थी, कहीं ना कहीं वो 2-2.5 साल में जो आपने एफर्ट्स लगाए, जो आपने मेहनत की, जो उसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि अब आने वाले भविष्य में लोगों को सुविधा मिल जाएंगी। बिल्कुल मिलेगी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, बिल्कुल सुविधा मिलेगी। मैं आज भी अच्छा रहूँगी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, संसद, महापौर, सब कुछ उनके बाद काम क्यों नहीं हुआ? आज इतनी अवैध कॉलोनी बनी हुई है मेरी विधानसभा में, सब इनके टाइम बनी हुई, और आज उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है कि भाई आपके टाइम में सरकार भी आपके, अधिकारी भी आपके, 15 से जो 20 साल में जितनी कॉलोनी अवैध हुई है। और आज गौर करवाना चाहेंगे दर्शकों का भी कि वाकई में ये तो बिल्कुल सही विषय है कि पिछले 16 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा मध्य प्रदेश में, बावजूद उसके अगर आज भूमाफियाओं पर कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये सवाल विपक्ष का और प्रदेश की जनता का बिल्कुल जायज है कि आखिरकार ये भूमाफिया किसके कार्यकाल में पनपे हैं। कैसे देखते हैं संजय भैया? पिछले 15-16 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग देखा जाए तो 13-14 सालों का शासन स्वयं शिवराज सिंह चौहान का है, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। तो ये भूमाफिया क्या आप भी मानते हैं कि इन्हीं के शासन में पनपे हैं और अब उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है? प्रियंका जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, 15 साल से 20 साल से इनके ही आदमी थे, इनके पार्टी के लोग थे, इनके लोग थे जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटी, उनमें काम नहीं हुए, लोगों का जो पैसा था वो खा गए, तो बेचारे बस्तियों को छोड़ दिए, नोटरी पे उनके आज बेचारे लोग मर रहे थे, ये हो रहे थे। उसके बावजूद 15 साल में नहीं बना। 15 साल बाद जैसी कमलनाथ जी सरकार आई तो उनने सबसे पहले अवैध कॉलोनी वाले पे कार्रवाई करी, उसके बाद उन्होंने शुद्ध पे युद्ध पे कार्रवाई करी, उसके अलावा दवाई वालों पर कार्रवाई करी, शिक्षा वालों पर कार्रवाई करी। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में उन लोगों पे कार्रवाई करी, वो भले भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस से जुड़ा हो, किसी से भी जुड़ा हो, मेरे को मेरी जनता है, मैं उनके लिए काम करूंगा। आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर वो काम करके दिखाया जो कोई सरकार नहीं कर गई। देखिए, किसान भी खुश है, व्यापारी भी खुश है, महिलाएं भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। हमने जो घोषणा करी थी कि भाई हम 600 रुपये देंगे पेंशन के, वो हमने दिए। हमने किसानों को कर्जे की बात करी थी, वो हमने करा। कन्याओं को जो 21,000 से 51,000 है वो हमने करा। उसके अलावा जो बिजली का बिल का बोला था कि 100 रुपये यूनिट 100 बिजली, तो वो हमने करके दिखाया। किसानों के आधे बिल करके दिखाए, किसानों को कर्जा माफ करके दिखाया। हमने शिक्षा का काम करके दिखाया। जो एक सरकार को काम करना चाहिए वो हमने करके दिखाया, वो दिखाया। 15 साल में आप क्यों नहीं कर पाए? और आज शिवराज जी कार्रवाई कर रहे हैं, उन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, छोटे मोटे गुंडे पे कर रहे हैं। अब बड़े पे कार्रवाई करके दिखाएं। अच्छा, ऐसे कौन से बड़े नाम है जो आपको लगता है जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? आप भी स्वयं में विधायक हैं, इतने समय से मान लीजिए सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, तो कुछ नाम ऐसे जो आपको लगता है कि इनके ऊपर तो कार्रवाई एटलीस्ट होनी चाहिए थी? देख, कई ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं, उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। आज जो भी कार्रवाई हो रही है कांग्रेस के लोगों पे हो रही है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों होता संजय शुक्ला जी? जब उनकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, तब यही आरोप वो आपके ऊपर लगाते थे कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब ठीक वही बात आप कर रहे हैं कि अब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ये सब माफिया वाकई में नेता लोग ही हैं? जबलपुर में कांग्रेस वालों पर कार्रवाई, ग्वालियर में कार्रवाई हुई, इंदौर में कार्रवाई हुई, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक भी कार्रवाई नहीं। आप देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उसमें अपने विष्णु प्रसाद जी के बेटे
तलवार भेंट कर रहे हैं, जी। कोई सोने की चेन भेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन पे एक पे कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना महामारी चलने के बावजूद इंदौर शहर के अंदर सबसे बड़ा टारगेट था कोरोना का, जी। उसके बावजूद आशीर्वाद यात्रा निकलती है, 7 घंटे तक पूरे इंदौर शहर जाम रहता है, उसके अंदर एक दो लोग एम्बुलेंस भी फंस गई, परंतु उसकी चिंता नहीं पाली लोग। उस टाइम राखी का त्यौहार चल रहा था, तो महिलाएं बच्चे लोग घर पे राखी निकल रही थी, उनको रोड जाम कर दिए गए। उस टाइम जो गरीब परिवार के लोग चाहे राखी बेचते हैं, कोई नारियल बेचता है, कोई जनेऊ बेचता है, कोई टावेल बेचता है, कोई क्या बेचता है, ये तो तो उसके बिल्कुल बावजूद सही बात है कि मध्य प्रदेश की जनता और उसका इतिहास इस बात को याद रखेगा, इस शर्मिंदगी के दिन को, कि जिस दिन कोरोना महामारी से जो शहर गुजर रहा था, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। उस शहर में जहां तीज त्योहार मनाने की परमिशन नहीं दी जाती है, उस शहर में जहां जनाजे में लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाती है, वहां ठोक बजा के पता नहीं कैसे सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा को परमिशन दे दी जाती है। शुक्ला जी क्यों ने उस समय विरोध किया? देखिए, हमने कितना बड़ा विरोध किया। हमने बोला कि हमको उस टाइम गणेश उत्सव हमको परमिशन दी जाए, हमको जन्माष्टमी परमिशन दी जाए, गोवन नवमी की परमिशन दी जाए, रमजान में लोगों उनकी परमिशन दी जाए, एक भी परमिशन नहीं दी गई थी। परंतु हमने जन आंदोलन किया, उसका विरोध किया। उसका उदाहरण ये था कि मुझे भी लाठीचार्ज हुआ था, मेरे ऊपर भी पानी भी मारा गया था। हमने पूरे इंदौर शहर की आम जनता हमारे साथ हो गई थी। उस दिन 10 से 15 हजार लोग, उनको पूरा आश्चर्य हो गया था, प्रशासन भी, क्योंकि इतनी पब्लिक कहाँ से आई, क्यों पब्लिक नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। आप एक जन यात्रा निकाल रहे हो, बाकी आप समाज के धार्मिक कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हो, आप त्यौहार नहीं मनाने दे रहे हो। तो आपने देखा होगा हमने इतना बड़ा आंदोलन किया था, उसमें हम वहाँ नहीं पहुंचे, उसके पहले उन्होंने पानी से मारना चालू कर दिया, लाठीचार्ज चालू कर दी। सबसे पहले आप देखा, मैं भी घायल हुआ था, सब लोग घायल हुए वहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि कैसे भी करके कांग्रेस खत्म हो जाए। तो मैं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी बताना चाहूँगा, कांग्रेस जिंदगी खत्म नहीं होती है। उदाहरण देना चाहूँगा, संस्था कभी नहीं मरती है। इंसान मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, परंतु परिवार और समाज और संस्था जिंदा हमेशा रहती है और हमेशा चलता रहेगा। कि कितनी भी कोशिश कर लें कि कांग्रेस खत्म कर दे, कांग्रेस खत्म कर ये तो खैर आपकी बात है संजय शुक्ला जी, कि आपने इंदौर में, वास्तव में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस को वाकई में बहुत दमदादी से अगर किसी ने वर्तमान में इंदौर जैसे महानगर में अगर किसी ने थामे रखा है, पकड़ रखा है, अगर किसी ने जनता की आवाज को बुलंद किया है, तो वाकई में वो संजय शुक्ला है। और संजय शुक्ला अकेले क्यों है? यहाँ जीतू पटवारी भी हैं, यहाँ विशाल पटेल भी हैं, माना जाए तो सज्जन सिंह वर्मा भी यही है, सत्यनारायण पटेल इतने बड़े नेता हैं, अश्विन जोशी इतने बड़े नेता हैं, पिंटू जोशी इतने बड़े नेता हैं। ये हर जगह मैदान में संजय शुक्ला ही का झंडा लेके आगे दौड़ते रहते हैं कांग्रेस का। देखिए, आप लोग आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना। हम लगातार हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय जीतू पटवारी हो या विशाल पटेल जी हो या मतलब विनय वाकलियाल जी हो या अश्विन जोशी जी, लगातार हर आदमी भी काम कर रहा है। आप देखिए 1.5 साल देखिए ना, ये तो हर पार्टी में, ये तो आपकी मजबूरी है संजय शुक्ला जी, ये तो आपकी मजबूरी है कि आप कहीं बैठे हैं तो आप ऑन कैमरा इस प्रकार की चीजों को सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संगठन की अपनी मर्यादाएं होती हैं। परंतु जनता तो ये जानती है। आप जानिए कि अगर गणेश विसर्जन के दौरान जिस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया नगर निगम ने, लोगों की पहली यही पहल थी, मतलब सोशल मीडिया पे संजय शुक्ला छाए हुए थे, ग्रुपों में चर्चा चल रही थी कि संजय शुक्ला को कमान संभालनी थी। तो कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि अगर किसी भी प्रकार का विरोध हो तो उसका झंडा संजय शुक्ला को उठाना चाहिए। नहीं, जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझे इतना विश्वास कर रहे हैं। देखिए, उस दिन हमारे विनय वाकलिया जी हमारे साथ थे, हमारे पूर्व पार्षद हमारे साथ थे। जब सवेरे 9 बजे का मामला, जैसे हमको शाम को मालूम पड़ा कि भाई ऐसा तो नगर निगम किया गया, तो रात को हम कुछ कर नहीं सकते। सवेरे तत्काल उठ के हम 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे, जाके 8 बजे। तो क्या बाकी हमारे विधायक जो वरिष्ठ नेता, उनको मालूम नहीं पड़ा। हम तो देखने गए थे कि इनने गलत काम क्या करा। तो उस टाइम गए, हम देखा कि वाकई वहाँ पर जाके हमने देखा, आपने देखा होगा वीडियो बने थे वहाँ लोगों के, कि लोग सफाई कर रहे हैं। वहाँ जेसीबी से किसी भगवान की मूर्ति को, किसी का हाथ कट गया, किसी का मुंह कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का पेट कट गया, और सब ऐसे फैली हुई। और उस गंदे पानी के अंदर, जिसमें चारों तरफ कॉलोनी बसी हुई, उसका सीवरेज का पानी गोमूत्र पूरा उसके अंदर आ रहा है। और पहली बार ऐसा, मुझे कहना बुरी बात नहीं है, जो पार्टी हमेशा से हिंदुत्व का झंडा लेकर के घूमती है, भारतीय जनता पार्टी, जो स्वयं को सनातनियों का ठेकेदार मानती है भारतीय जनता पार्टी, उसके शासन में अगर उसके राज्य में इस प्रकार का वाकई में निंदनीय कृत्य होता है, तो ये वाकई में लोगों के सोचने का विषय बनता है कि क्या यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल, मैं तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाना चाहूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। सरकार बनने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। जो काम सबसे पहले, कोई सा भी सुख दुख का काम जो भी होगा, सबसे पहले गणेश जी की वंदना करने के बाद ही घर परिवार कार्यक्रम चलता। उनकी मूर्ति की ऐसी स्थिति हुई तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की एक भी सांसद, एक भी विधायक और कोई भी
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी, एक जने ने आवाज नहीं उठाई। मेरी आवाज उठने के बाद सब लोग बोल रहे थे कि हमने माफी मांग रहे हैं और फलाना कर रहे हैं। संसद मोदी भी अपने बोल रहे थे कि मैं जी एक आदमी वहाँ स्पॉट पे नहीं गया कि वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं। जैसे हमने इंदौर की जनता से माफी मांगी, तो इंदौर की जनता को विश्वास था कि हमारी मूर्ति हम ठंडी नहीं कर पाएंगे, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो हम नगर निगम को नगर देंगे, निगम नगर को दे निगम देते और हैं। नगर निगम बिल्कुल वहाँ सही जाके बात ठंडी है। करेगी। परंतु उन्होंने एक नाले के अंदर फेंक दिया। उसके ऊपर एक बार एक आदमी ने जनता से माफी मांगी, वो एक आदमी ने शिकायत नहीं करी मुख्यमंत्री से कि इंदौर के कमिश्नर हो या इंदौर के उपायुक्त हो जिनको जवाबदारी दी गई, ये इन लोगों ने गलत करा है। जो उन अधिकारियों को कर्मचारियों को सस्पेंड किया, जो बेचारे कर्मचारी सिर्फ 3 महीने के लिए काम करते हैं। ये तो कोई एक दफा है भी नहीं ना संजय शुक्ला जी। जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तब हमेशा निचले स्तर के कर्मचारियों को ही रवाना कर दिया जाता है, कभी भी ऊपर के व्यक्ति पर कोई कार्रवाई यूं भी नहीं होती। वो बात अलग है कि जब अवार्ड लेने जाना होता है तब पूरी बारात वहां पहुंच जाती है अधिकारियों की, परंतु जब कार्रवाई करनी होती है तो निचले स्तर के कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है। यही प्रियंका बता रहा हूँ। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक आदमी ने कार्रवाई करने बोलने से डरते हैं। मेरा बिल्कुल ठीक। खुला आरोप है मेरा, वो डरते हैं ऊपर से। क्यों? अधिकारी की हम शिकायत कर देंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। अरे आप जनता के काम करने की बात कर रहे हो, जनता के काम के लिए काम सबके होते हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ, मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा, काम की लड़ाई लड़ना चाहिए। परंतु आपने अधिकारियों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अधिकारी को मैं शिकायत कर दूंगा, कल से मेरा काम नहीं करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है वो डरते हैं, नेता डरते हैं कि हमने किसी, क्योंकि आज जो हुआ है बहुत बड़ा काम गलत हुआ था, इसको ठीक करना चाहिए और आपको हमारा साथ देना चाहिए। मतलब संजय शुक्ला को डर नहीं लगता अधिकारियों से? संजय शुक्ला जी नहीं डरते? जनता मतलब मेरी अधिकारी से? भगवान है, जी। जनता मेरी भगवान है। जनता के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने मुझे चुन के भेजा, एक बार नहीं 25 बार जो भी भेजा, उनका आशीर्वाद मेरे पे है, तो मैं सब कुछ हूँ। दो लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, एक ऊपर वाले का और एक नीचे जनता का। जनता का आशीर्वाद है तो भले मुझे फांसी भी चढ़ा दे, चिंता नहीं, क्योंकि मुझे मेरे और मेरे परिवार और कांग्रेस का जो एमए आज हम हैं वो जनता ने बनाया हमको, तो इसलिए हम डरने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, जनता के काम नहीं होंगे, मुझे मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, पूर्व विधायक, अधिकांश काम रोक रहे हैं। आपने देखा कोरोना महामारी के अंदर जब वैक्सीन की बात लगाने की बात आई थी, तो मैंने अपने घर के सामने, मेरे विधानसभा में जहाँ मैंने वैक्सीन लगवाए थे, उन्होंने सब बंद करा दिए। कोरोना के अंदर मैंने मीटिंग उठाया, किसने बंद कराया? एक आदमी का जवाब नहीं आ रहा था। मेरे अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी ने बोला भैया अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक आरोप लगा रहा हूँ कि उन्होंने बोला संजय सोलह घर में खोला आपने। ये मैं आपको बता रहा हूँ, संजय सोलह घर में नहीं खोला, संजय सोलह के घर के सामने मेरा एक हाल बना हुआ था बढ़िया, उसके अंदर मैंने व्यवस्था करी थी, पानी की व्यवस्था करी थी, चाय की व्यवस्था करी थी कि जो वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, क्यों उनको 10 से 15 मिनट उठने की व्यवस्था होना चाहिए। परंतु ये जो भारतीय जनता पार्टी ने खुलवाएं वो दुकानों में खुलवा दिए, वहाँ चाय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आपको मालूम होगा जो वैक्सीन लगता है उसके बाद 10 मिनट एक बेड लगाना चाहिए, उस पर आराम करे और ये करे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी ने, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। जनता बहुत समझती है। अभी नगर निगम चुनाव के अंदर 23 के अंदर जवाब देगी। और आपको बता रहा हूँ, कोरोना महामारी के अंदर हर परिवार, आपका परिवार हो या जितने लोग खड़े हैं उनका परिवार हो या मेरा परिवार हो, या मेरा परिवार हो या रिश्तेदार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, कोई ना कोई का, किसी ना किसी के परिवार का आदमी एक्सपायर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सरकार छिपा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा के अंदर में 3000 घर बैठ के आया हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये तो खैर हमने देखा भी। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान अगर किसी ने सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को, खास करके भाजपा की अगर अधिकार नेताओं की बात की जाए, अगर उनको नींद से जगाने का काम किया तो वो वास्तव में संजय शुक्ला ने किया। और उसका परिणाम भी देखने को हमें मिला कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगी। वो दौर भी बड़ा विचित्र था संजय शुक्ला जी, जिस दौरान रेमडेसिविर का अकाल मचा हुआ था, बेड का अकाल मचा हुआ था, बेड की तो बोली तक लग रही थी। प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को, कि मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए, क्यों पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन कमी हो रही थी और मैंने इंदौर में आवाज़ उठाई, इंदौर में चिल्लाया तो पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ मोदी जी के पास पहुंची। और मोदी जी, पूरा शहर ऐसा, हिंदुस्तान का पहला शहर इंदौर ऐसा है जिसमें हवाई जहाज से ऑक्सीजन इंदौर में आएगी, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी। पूरे देश के अंदर कोई आवाज नहीं उठाते कि हमको जरूरत है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे एक भी नहीं आ रहे थे, हम वही तो कह रहे हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में भाजपा तो छोड़िए, कभी बोलेगी नहीं, पर वाकई में कांग्रेस में संजय शुक्ला का आईक्यू वाकई में बहुत तो मुझे गर्व है, उनको पूर्वानुमान पूर्वाभास पहले से हो जाता है। मुझे गर्व है कि सबसे पहला ऑक्सीजन हवाई जहाज से इंदौर में आई जनता के लिए। भले वो सपोर्ट मिला, एक सपोर्टिंग फोर्स होना चाहिए। आप उसके बाद देखिए इंजेक्शन हो, वो हवाई जहाज से आ रहे थे इंदौर में। हमें अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था में लगे हुए थे, हर आदमी कहीं ना कहीं इंदौर में हम लड़ते रहे, परंतु उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। हम तो हमारे परिवार के लोगों, जो जिन गरीब परिवार के लोग इंजेक्शन सरकार पहले पैसे में दे रही थी, मैंने जब बोला कि मैं चेक देता हूं, मैं पेमेंट से खरीद के दूंगा, मैं गरीबों को लगाऊंगा, उसके बाद मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए आप, उसके बाद सरकार ने सरकारी अस्पताल में फ्री करे, इस अस्पताल में फ्री लगेंगे। तो मेरे लिए बोलना ही काफी है, जिससे जनता का भला हुआ। तो जनता मेरी भगवान है, उनका भला कैसे भी करना चाहिए, भले चिल्ला के हो या मुझे
जाना पड़े। अब मैं देखिए उस टाइम मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती थे, मेरा बेटा को कोरोना हो गया था, उसके बावजूद हम जनता की लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ तक कि मुझे मेरे घर के अंदर, मुझे घर में नहीं सोने दे दिया रहा था, मैं अपना गेस्ट हाउस सो रहा था, क्यों मैं लगातार अस्पताल में जा रहा था, लोगों के बीच में घूम रहा था। तो उनको लगा मेरे घर वालों की भाई ऐसा नहीं हो कि पूरा परिवार को हो जाए, वो बात भी सही है, क्योंकि मेरे बेटे को हुआ था, पिताजी भर्ती थे, तो सबको डर था कि भाई ऐसा नहीं हो आगे बढ़ जाए। ये चीज़ ऐसी थी कि लोगों से मिल रहा था, तो मैंने भी किया कोई बात नहीं, मैं घर के बाहर रहा, सब कुछ करने के बाद तो जनता मेरी भगवान है, जनता से लड़ना चाहिए। बाकी लोग जो नहीं लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं नहीं लड़ी, आपने देखा कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री जी सपनों का शहर इंदौर है, वो 3 महीने बाद इंदौर में आए, जब सब कुछ ठीक हुआ। आना चाहिए, आपको तो हवाई जहाज से आना चाहिए, सीधा आके देखना चाहिए, अधिकारी को डांटना चाहिए, अधिकारी क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज जो सत्संग बना है राधा स्वामी के अंदर, आप देखो वहाँ करोड़ों अरबों में खर्चा हुआ, सब बर्बाद हो गया। मैंने उस टाइम बोला था कि आप सेवा को अस्पताल चालू कीजिए, मेरा नर्सिंग कॉलेज चालू कीजिए, मेरा हॉस्टल चालू कीजिए, एक भी परमिशन नहीं। हाँ, और इंदौर एमबाय ऐसा क्षेत्र है कि एमबाय के आसपास है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, एमबाय है, उसके अलावा डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। इस क्षेत्र में इतने सारे बेड है, 2000 बेड की व्यवस्था ये चालू करते तो कुछ भी नहीं होता। मतलब आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं केवल भ्रष्टाचार करना था, करप्शन भ्रष्टाचार करना था, करना था घोटाला और- करना था, सिर्फ इसीलिए राधा स्वामी का एक नया जन्म किया गया कोरोना केयर सेंटर के नाम से। बिल्कुल वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद देखिए जो इंदौर शहर के जितने उद्योगपतियों ने पैसा दिया, उसमें से 99% सिर्फ बिल्डर लोगों से पैसा लिया गया। वो रिकॉर्ड है, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, वो रिकॉर्ड क्वेश्चन मेरे पास आया। वो इंदौर के बिल्डरों को धमका के पैसा लिया गया सरकार द्वारा। सरकार को मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी काम किया इसे धमका के किया, आम जनता से पैसा नहीं लिया। और जो राधा स्वामी संघ बनाया वो सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया, हम इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो शुरू दिन से लगातार घूम रहा, आपने देखा होगा ये इतनी जगह व्यवस्था करते, वहाँ 600 बेड की व्यवस्था करी, मेरे नाम से सरी चलते तो 2000 बेड में इंदौर जो इतनी जनता मरी नहीं मरती। और इंदौर की जनता आपका धन्यवाद करती, पर इंदौर में हजारों आदमी मरा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते थे संजय शुक्ला आगे बढ़कर, संजय शुक्ला ने बताया था कि भाई एमबाई भी खाली है, सेवा कुंज भी खाली है, मेरा हॉस्टल खाली है, मेरा नर्सिंग कॉलेज खाली है, मेडिकल कॉलेज खाली है, डेंटल कॉलेज खाली है, जनता की मदद करो, मदद करो। जल्दी तो होना उनने चाहिए, इसलिए नहीं समय करी पे कि मिल संजय जाए शुक्ला ने मदद। बताया भाई। जी। मैं उस टाइम बोल रहा था भैया मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। उस टाइम मैंने बोला इंदौर का मल्ला आश्रम स्कूल खाली था, अपने स्टेडियम खाली थे, सिर्फ बेड लगाना था, वो काम चल जाता, परंतु इनको सिर्फ एक इवेंट करना था। एक संजय तो शुक्ला की इवेंट मदद आपने नहीं देखा, हुई। ऑक्सीजन मशीन आई जी। इंदौर में, ऑक्सीजन उससे आ रही, पहले भी वो उससे आती थी टैंकरों से, आज भी आ बिल्कुल रही, सही बात है। परंतु उस टाइम फुग्गे लगा के यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, संसद उसको जाके स्वागत खैर करते वो हैं। भी वाकई में बहुत शर्मनाक था शुक्ला जी एक की, तरफ जहां जनता मर रही है लोग और मर एक रही तरफ है वो और इवेंट कर रहे थे। आप इवेंट कर रहे थे, ये तो बिल्कुल सही बात बोलिए। अच्छा, ये तो एक विधायक संजय शुक्ला का रूप हो गया। संजय शुक्ला का एक अलग रूप हम पिछले 6 महीने 8 महीने से देख रहे हैं, जब से महापौर प्रत्याशी आपको घोषित किया गया, आप जगह जगह जा रहे हैं, अलग विधानसभाओं के अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, टीम बना रहे हैं। क्या प्लानिंग क्या है संजय शुक्ला की? देखिए जनता से बड़ा प्लानिंग कुछ नहीं होती, जनता भगवान होती है। वो जनता के पास पहुंचने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए पहले पंडित को पूछा जाता है। जी, मतलब कार्यकर्ताओं को पूछना बहुत जरूरी है। पंडित को पूछा जाता है, तो पंडित ही क्योंकि वाकई में संजय शुक्ला जी कार्यकर्ता ही मरा हुआ है। अगर शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास, जेब ढीली है, आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि मेहनत करने के लिए मान लीजिए जेब में कुछ होना बहुत जरूरी है। आर्थिक तंगी है कार्यकर्ताओं की, बोली जा सकती है। कहीं अंदर अंदर बहुत सारी टीस भी है, काफी गुटबाजियां भी हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को समझते हैं, तो कार्यकर्ताओं को भी संगठित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने वही काम चालू किया। हर विधानसभा, हमारा 85 वार्ड थे, 70 वार्ड में हम एक एक वार्ड के अंदर मीटिंग ली। उसके पहले दिन में हम जो वरिष्ठ लोगों से बात करते थे, शाम को उनकी मीटिंग लेते थे, एक दिन में 2 या 3 वार्ड की मीटिंग लेते थे, और उन लोगों से बैठ के बात करना, उन लोगों के बीच में जाके उनका गुस्सा निकल जाए और आगे आम जनता से कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि जनता ही भगवान है। और जनता के पास पूछने का काम होगा तो हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं, वो हमारे नेता होते हैं, वही जाते हैं। टिकट भले विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या मेयर का हो या संसद का हो, मिलना एक को ही है। बिल्कुल ठीक। वो सबको मेहनत करना, परिवार में कुछ भी काम होता है, शादी एक की होती है, बाकी पूरे परिवार को मेहनत करना पड़ती है। कुछ भी काम होता है तो पूरे परिवार को मिलकर करना पड़ता है। तो ऐसी कांग्रेस हमारा परिवार है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना परिवार है। पर दो परिवार, कौन अच्छा काम कर लेगा, कौन अच्छी मेहनत कर लेगा और अच्छे से काम कौन कर सकता है, वो काम करके हमने दिखाया। और उसी टाइम दिखा 85 वार्ड के 70 वार्ड का हमने काम करा, जनता से मिल लिए। जनता का आशीर्वाद इसलिए मिलेगा क्योंकि हम जनता के बीच में जाके देखा, उनको दुख सुख में जाके देखा। इंदौर शहर के अंदर लगातार आप नगर निगम की कार्यप्रणाली पे लगातार दोषारोपण कर रहे हैं, लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपने बीते दिनों नाला टेपिंग को भी कटघरे में खड़ा किया, ना जाने कौन सी जांच हो रही है ऊपर। खैर ये तो ऊपर बैठे जो मठाधीश हैं वही जानते हैं कि आखिरकार क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या जांच होने वाली है। पर हमने भी देखा कि बीते दिनों थोड़ी सी फुहार में इंदौर शहर, महानगर, अव्वल इंदौर का एक अलग ही दृश्य सबके सामने आया।
प्रियंका जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा 250 करोड़ का इंदौर में घपला हुआ है। आप देखिए सबसे पहले मधुकर वर्मा जी मेयर थे, उसके बाद कैलाश जी मेयर बने, उसके बाद मोगे जी उमा शशि जी मेयर बनी, फिर मोगे जी बने, उसके बाद मानली गौड़ जी बने, और हर आदमी ने ये बोला था कि इंदौर की हमारी नदी है, खान नदी, उसको नदी थी उसको नदी बनाएंगे। सभी मेयरों ने उस टाइम 20 साल के उसमें सबने पैसा अरबों खरबों रुपए नदी बनाई, परंतु आज भी वो नदी नहीं बन पाई, आज भी नाले ही है। अरबों खरबों रुपए वहां लगाया, वो नाले ही। उसके बाद इंदौर शहर को जो आधे इंची पानी के अंदर पूरा शहर डूब गया था, जो 500-700 करोड़ के जो काम हुए उसमें टेंडर नहीं हुए थे। उसके अलावा नाला टेपिंग ढंग से नहीं हुई थी। वो नाला उसको बनाने के लिए पहले नाले पर रोड बनाई गई, उसके बाद उसको हटाया नहीं गया। परंतु आप देखिए मेरी विधानसभा में पचकुइया के अंदर, वहां पर देश के अंदर से जो कमेटी आती है, वहाँ पे आलू समोसे खाते हैं, चाय पीते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, परंतु सबसे ज्यादा वहाँ की बस्ती डूबी, वो आज भी ध्यान नहीं है। और आज जाके वहां भी देखिए, अब फिर पानी गिरेगा तो पूरा शहर डूब जाएगा। हम आवाज कर रहे हैं, हमारी आवाज, और हमने पानी गिरने से पहले भी 3 महीने पहले मेरे आयुक्त महोदय को हमने शिकायत करी थी शहर कांग्रेस माध्यम से। हमारा लेटर है हमारे पास, कागज है, मैं बोल रहा हूँ कागज है हमारे पास, कि भैया ये जो नाला टेपिंग हुई ये गलत हुई है, इससे शहर डूब जाएगा। ये तो बीते दिनों मालिनी गौड़ जी ने भी माना कि नाला टेपिंग में त्रुटियां हैं। भाजपा के कई नेताओं ने इस चीज को माना कि नाला टेपिंग में त्रुटियां हैं, क्योंकि त्रुटियां अगर नहीं होती, खामियां नहीं होती, गलतियां नहीं होती, तो शायद ऐसे परिदृश्य भी सामने नहीं आते। शुक्ला जी, कोई तैयारी पेपर वर्क कुछ नहीं कर रखा है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और इंदौर नगर निगम को कटघरे में खड़ा करने के लिए? क्योंकि शहर के बेहद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि जनता के सामने इन चीजों को कहीं ना कहीं खुले तौर पर सामने लाया जाए कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है इंदौर नंबर 1 में। देखिए इंदौर शहर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका उदाहरण आप देखिए आज हो, या नगर निगम जो अधिकारी पकड़ा रहे हैं, जो लॉयर्स का लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? ये सब पब्लिक का पैसा है, वो पब्लिक जमा करती है, नगर निगम हो या इसमें जमा करती है, वहाँ नुकसान हो रहा है। उसके अलावा इंदौर शहर को आज जरूरत है, इंदौर का नाला टेपिंग ढंग से हो, सड़क ढंग से हो, ट्रैफिक व्यवस्था ढंग से हो, और इंदौर का जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही नंबर 1 इंदौर को बनाया, तो इंदौर नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ना अधिकारी ने बनाया, ये जनता ने बनाया है। और जनता के बाद क्या बोलते हैं, आपने सफाई कर्मचारियों ने बनाया। तो आज सबसे बड़ा धन्यवाद देना पड़ेगा मेरे को, कर्मचारियों को, जनता को। जनता ने डबल पैसा दिया, संपत्ति कर में भी कचरा पैसा शुल्क जुड़ा हुआ है, उसके अलावा अलग पैसा देते हैं। तो इन सब ने मिलकर बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने बनाया। जैसा अभी आपने बोला कि जब दिल्ली जाने की बात हो तो संसद भी जाएंगे, मंत्री भी जाएंगे, विधायक भी जाएंगे, आयुक्त महोदय भी जाएंगे, परंतु इंदौर शहर में गणेश जी टिपिंग का मामला हो या गणेश जी फेंकने का मामला हो, जो बुजुर्गों का मामला हो, किसी का फेंकने का मामला हो, परंतु कोई भी भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं आता और एक भी काम नहीं करते। ये सिर्फ जनता के बीच में बिल्कुल 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद इंदौर शहर आज भी नर्क की जिंदगी जी रहा है। मैंने आपको बताया, मेरी विधानसभा अभी चले, आप मेरे साथ अभी चलें। बिल्कुल ठीक, हमने तो खैर आपकी पूरी विधानसभा का दौरा किया और यही कारण है कि बीते दिनों भी जब हमारी चर्चा हुई विधायक महेंद्र हार्डिया से, तो हमने खुले तौर पर उन्हें इस बात की चुनौती दी कि आप चलिए हमारे साथ, हम आपको इंदौर के जिस वार्ड में आप बोलेंगे उस वार्ड का आपको दौरा कराते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर नगर में मोर नाचा और हमारे घर में अगर शुद्ध पानी नर्मदा का नहीं आता तो हमें कोई मतलब नहीं है। इस बात में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं, जनता इसको बताएगी, जनता नगर निगम चुनाव में बताएगी, विधानसभा चुनाव में बताएगी, लोकसभा बताएगी। अभी भी तो सरकार बनाई थी, कांग्रेस सरकार बनाई थी, परंतु कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिरा दी। उन्हीं मुख्यमंत्री बनाया जिनको जनता ने नकार दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और इंदौर शहर में भी आज क्या हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। प्रदेश के अंदर वही मुख्यमंत्री जी इंदौर में आते हैं, जनता उनके साथ नहीं है, उनको पहले ही मालूम था और आज भी मालूम है। तो इसलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है। देखो 151 कार्रवाई मेरे विधानसभा में मेरे कार्यकर्ता पर कर दी गई। वहाँ के एक पूर्व पार्षद, आपने देखा होगा मुझे किसी गाली बक रही थी, रिकॉर्डिंग देखा होगा आपने, मैं काम कर रहा हूँ वहाँ के पार्षद। ये भी बहुत ताज्जुब का विषय शुक्ला जी कि पार्षद मान लीजिए 7 साल का कार्यकाल हो गया, 5 साल का ऐसे और 2 साल का और अतिरिक्त मान लीजिए है, तो नीता शर्मा ही अभी भी मांग की, और अभी भी अगर काम नहीं हुए और फिर भी अगर दोषारोपण किया जाता है विधायक में, तो ये वाकई में बड़ा हास्यास्पद विषय है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आगे एक कॉलोनी, नई कॉलोनी बनती है, उसके पहले वो मैदान होता है, उसके अंदर उस कॉलोनी मानी जाता है, वो कॉलोनी बन जाती है, तो उस कॉलोनी वालों को देने को जोड़ना चाहिए, उस लाइन से जोड़ना चाहिए। परंतु हमारे पास पूर्व पार्षद होते हैं, उनसे क्या मालूम क्या प्यार था उनसे कि जो वहाँ लाइन 15-20 दिन से जुड़वा रहे थे, क्यों पहले पानी जा रहा था। अब लाइन कॉलोनी बन गई, दो पानी ऊपर ड्रेनेज, अशोक नगर हो, ओम बिहार कॉलोनी, पल्लर नगर, उसका पानी आ रहा था, वो सब रुकवा दिया, तो पूरे क्षेत्र में पानी भर गया। वहाँ एक बच्चे को सांप ने काट पाया, डेंगू चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, परंतु वो लाइन नहीं जुड़वा रही थी, क्योंकि वो लाइन जुड़ जाएगी तो वो आगे की जो नई कॉलोनी बनी है उसके रेट कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें
बोलने में नहीं चाहिए। भाभी को पर्सनल इंटरेस्ट था उनका वहाँ पर, हमारे भाभी जी का, अच्छा, तो इसलिए वो कर मतलब रहे थे। खुले तौर पे उस दिन भी खैर आरोप लगा ही रहे थे भ्रष्टाचार का नीता शर्मा के ऊपर कि ये तो सब मिली भगत है, यही कारण है कि जनता को नजरअंदाज करके। देखिए आज पूरी वहाँ की पूरी जनता खुश है। जी सिर्फ 30 फीट की लाइन जुड़वानी थी, 30 फीट की मैंने लाइन जुड़वा दी, उस पर भी मुझे आरोप लगाया जा रहा था कि आप काम नहीं करते हैं। जी अरे आप वहाँ 5 साल से विधायक पार्षद रहे, आपके विधायक 15 साल से वहाँ थे, आपने नगर निगम आपकी थी, सब कुछ आपका था। हमारी तो 15 महीने में सरकार गिरा दी, उसमें बोल रहे आप कुछ नहीं कर रहे। अरे आप 15 साल में कुछ नहीं करा पाए तो एक दिन के अंदर मेरे को जादू जादू छड़ी थोड़ी मेरे पास जो मैं करवा दूंगा। जब भी जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ, काम आज की तरह काम हो या नहीं हो, आपने लड़ाई लड़ी क्या किसी के लिए? ये लड़ाई लड़ती नहीं है। वहाँ पर आप देखें ना विधायक लड़ाई लड़ी ना कड़ी। आप जब हमारी सरकार थी जब भी मैं लड़ाई लड़ता था खुले रूप से, जब भी लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जनता मेरी भगवान, जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा, भले मेरे क्या ऊपर लगता एक है 50 केस लगा दे। ये उत्साह, ये एनर्जी, ये ऊर्जा अगले विधानसभा चुनाव में भी मुसलसल कायम रहेगी? क्या कोई चुनौती लगता है कि कोई चेहरा कभी चुनौती हो सकता है? जैसे मान लीजिए हो सकता है सुदर्शन का प्रदर्शन चूंकि अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है उषा ठाकुर को फिर से उनके पुराने क्षेत्र में भेज दिया जाए, देखिए या कोई फेरबदल भारतीय, क्योंकि ये तो कोई अतिशोक्ति इस बात में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ गई है कि अब संजय शुक्ला डिफिकल्ट टास्क हो गए भविष्य के लिए। ये जनता भगवान होती है, जनता के बीच में हम काम करते हैं। आपने देखा मैं आपको 94 में मैं वहाँ चुनाव लड़ने गया था जहाँ मैं रहता नहीं, सुदामा नगर में, बिल्कुल ठीक। और एशिया की सबसे अवैध कॉलोनी, उसको मैंने वेद कराया, वहाँ पे पूरी व्यवस्था कराई, नाले ड्रेनेज सब व्यवस्था कराई। वहाँ जनता आज भी मुझे याद रखती है। अपनी विधानसभा की भी वेद कराने वाले हैं आप? हाँ, कॉलोनियां कुछ ऐसा लगातार लगाऊं मैं उसको वेद कराने। क्यों जनता का वेद कराना इसलिए जरूरी है जी। कि किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी को मकान बनाना हो, किसी को बिजनेस करना हो, तो ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं, वेद हो जाती है, बैंक से लोन मिल जाता है। आज 5-5%, 7-7% से वहाँ लोन लिया जा रहा है, लोग करते हैं, तो बैंक से मिल जाएगा लोन। आज मेरा नोटरी में उनको लोन नहीं मिलता है, तो मैंने ऐसे काम चाहेंगे जिससे ये होना चाहिए, वो सरकार को करना चाहिए। हमारे कमलनाथ जी सरकार थी, उन्होंने देखिए मेरे 48 कॉलोनी सबसे पहले वेद कराई, उसका हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया। आई भारतीय जनता पार्टी लोग होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी कॉलोनी वेद कराए और जिससे आम जनता को फायदा मिले। संजय भाई, एक अंतिम प्रश्न आपसे शुक्ला जी पूछना चाहेंगे कि 2.5 साल का तकरीबन कार्यकाल आपका है, तकरीबन सभी चर्चाएं तो हो ही गई, सभी विषय भी हो गए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये 2.5 साल का कार्यकाल जो रहा काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। सरकार आपकी बनी हुई, सरकार आपकी गिर गई, कोरोना भी इसी में आ गया, महामारी रही, काफी त्रासदी भी हुई। कोई ऐसा दृश्य जो जिसने झकझोर दिया अंदर से संजय शुक्ला को, जो कभी नहीं भूलते आप, अभी भी याद आ जाता है, मन भावुक हो जाता है, मन विचलित हो जाता है उस दृश्य को याद करते हुए? ऐसा कोई? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं कि मेरी विधानसभा के अंदर मुझे जाता हूँ तो मुझे इतने गरीब परिवार के लोग हैं और ऐसी स्थिति होती है कि आज सबसे बड़े उदाहरण के कई कॉलोनी के अंदर ड्रेनेज पानी वही पी रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं गंदगी हो रही है, वो चारों तरफ से पानी आ रहा है, ड्रेनेज का पानी भी आ रहा है, नर्मदा का पानी भी आ रहा है, सब कुछ वहीं की वहीं रहते हैं। और आज भी लोग बड़े मुश्किल, इंदौर शहर का सबसे बदतर हालत तो ड्रेनेज की, ड्रेनेज और पानी। एक बार सड़क नहीं चलेगी, एक बार पानी लाइट नहीं चलेगी, परंतु सड़क बिल्कुल सही पानी आना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए। मैं 17 नंबर वार्ड के अंदर ऐसी स्थिति है, मैं जाता हूँ बहुत बुरा लगता है। परंतु अभी जो झंझोड़ने वाली बात होती है, जब कोरोना महामारी के बाद जब मैं 3000 घर बैठने गया, तो जब मैं अपने आप में मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं क्या कुछ कर दूं इनके लिए, क्या कुछ ना कर दूं, कुछ कर दूं। क्यों? कई परिवार ऐसे थे, एक परिवार तो ऐसा था कि उसके पिताजी एक्सपायर हो, उनका बेटा एक्सपायर हो गया है। उस घर के अंदर सिर्फ 3 बच्चियां, बहू और सास, और एक परिवार में जैन परिवार था, वहाँ के मतलब माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए, वो छोटे छोटे बच्चे उनके, कौन संभालेगा? और कई लोग तो रिश्तेदार उस परिवार के लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं बचा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज भी उनके जो घोषणा करी है 1 लाख रुपये कोरोना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मतलब मेरे को ऐसा आज भी रोंगटे खड़े, देखिए हम बात करते करते हो रहा है, मतलब उस टाइम ऐसी स्थिति हो गई कि मेरे देखने में कई लोग परिवार एक्सपायर हो गए। अने मतलब इस कोरोना के अंदर जो मैंने देखा और ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात तो मैं उन सब घर जाके बैठ के मिल के आया। आप चाहे तो मेरे फेसबुक पे या मेरे ट्विटर पे सबने देखा हुआ। मुझे बहुत मतलब झंझोड़ने वाली बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको मैं 10-20 नाम दूंगा, आप जाके देखिए, परंतु सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल रही है। उन लोगों को मिलना चाहिए। आपने कुछ कोशिश की उनकी मदद, कुछ आर्थिक मदद पहुंचाने की, या जो लोग अब ऐसे हैं जहां पे आर्थिक सोर्स बहुत कम बचे, क्या उनको रोजगार से कहीं जोड़ने की कुछ ऐसा प्रयास या कोई माइंडसेट आपके पास? मैं लगातार उन कन्याओं महिलाओं की मैं नौकरी व्यवस्था कर रहा हूँ, उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था में लगाऊं। उनके अलावा उनके परिवार को कैसे चल सकते हैं, उनके परिवार के जो रिश्तेदार, समाज या कहीं भी कोई संसार जोड़ दें जिससे उन परिवार काम चलता रहे। कई लोगों की आर्थिक मदद भी करके आया कि भाई आप लोग अभी ये क्यों कोरोना के अंदर 1 लाख से लेके 11 लाख 15 लाख तक खर्चा हुआ, भले गरीब हो या अमीर हो,
सबका पैसा लगा, परिवार भी गया, पैसा भी गया, कई लोगों ने मकान भेज दिए, कई लोगों ने अपने गहने भेज दिए, कई लोगों ने ब्याज से पैसा लिया, उससे काम करा। तो आज बेचारे वो बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी कोशिश कर रहा हूँ, लगातार लड़ता रहता हूँ, आगे भी लड़ूंगा, आज भी करूँगा। सबसे पहले उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं, फिर उनके परिवार कैसे चले उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी महामारी है। इसके अंदर दुनिया के अंदर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से बोलूँगा कि सबसे पहले कोरोना में जिसका जो हुआ है उन परिवार की व्यवस्था करना चाहिए, घोषणा वीर नहीं बनना चाहिए। घोषणा आपने जो तो कर दी कि 1 लाख रुपये मिलना चाहिए बच्चे को, मिले घोषणाओं से क्या होना? एक आज 3 महीनों को घोषणा होने के बाद किसी एक जने को 1 रुपया नहीं मिला। ये सिर्फ घोषणा करिए और रिकॉर्ड है मेरे पास, तो मेरे पास सब रिकॉर्ड है, कितने लोग कोरोना से मरे हैं, सब कुछ मेरा रिकॉर्ड आया। तो ये बात आप अपनी विधानसभा की कर रहे हैं या ओवरऑल पूरे इंदौर की कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिला है? एक विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पे नहीं मिला अभी, कहीं नहीं मिला। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने। कहीं नहीं मिला है, अभी सिर्फ घोषणा हो गई है, अभी किसी को नहीं मिला, कोई कागज नहीं है। बेचारे 105 नंबर रूम में जाकर कागज जमा कर रहे हैं और खर्चा हो रहा है, कोई रिक्शे से जा रहा है, कोई टेम्पो से जा रहा है, कोई काय से जा रहा है, कोई बोल रहा है कि 10,000 हमको दे दो, हम 1 लाख रुपये दिलवा देंगे। लोग परेशान हो रहे हैं, या करो मत घोषणा या करो तो काम करो। जी, एक अंतिम प्रश्न, इंदौर शहर की एक युवा ने हमसे ये प्रश्न संजय शुक्ला जी से पूछने के लिए कहा है, नाम उजागर नहीं करेंगे। संजय शुक्ला जी, जनता ये जानना चाहती है कि अब तो धर्मवीर के नाम से भी आप शहर में इसलिए चर्चित हो गए कि बीते दिनों गणेश विसर्जन के दौरान जो कांड हुआ और जिस तरीके से हमने एक अलग ही रूप संजय शुक्ला का देखा, गरबे भी पिछले 1 साल से बंद हैं। अब चूंकि लगता नहीं जब जन आशीर्वाद यात्राएं हो सकती हैं, चुनावी रण छेड़ा जा सकता है, उपचुनाव की भी घोषणा कभी भी हो सकती है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्या आप भी मोर्चा संभालेंगे कि इंदौर शहर में अब गरबे भी होंगे? जब सब हो रहा है तो माता जी भी धूमधाम से बैठेंगी और बच्चियां गरबे भी धूमधाम से करेंगी। देखिए, हम तो शुरू से होली हो जी, होली के लिए न मना करा, हमने होली मनाएंगे, हम दुख सुख में रंग डालने जाएंगे, मैं जाऊंगा, लोग भी जाएंगे। तो आदरणीय कलेक्टर महोदय ने वो खोला। उसके बाद आपने देखा होगा संपत्ति का हम लड़े कि डबल नहीं होना चाहिए, वो भी खत्म कराया हमने। उसके बाद जब जन यात्रा निकल रही है तो क्यों नहीं गणेश जी होना चाहिए, गरबे होना चाहिए, जन्माष्टमी मनना चाहिए, सब त्यौहार मना, बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और इसमें भी लड़ाई लड़ेंगे कि हम हमारे घर में होना चाहिए। और जैसे स्थापना हुई है गणेश जी की, वैसे नवरात्रि की भी स्थापना होना चाहिए कि हमारे धर्म का आस्था है, उनसे जुड़े हुए, उससे कोई दूर नहीं सकता। एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, इधर एक तरफ सभा कर रहे हैं, एक तरफ उपचुनाव के लिए सभाएं कर रहे हैं, आप मीटिंगें ले रहे हैं, परंतु जनता भगवान क्यों नहीं, ये सब होना चाहिए और करवाना भी चाहिए। नहीं होगा तो इसलिए वो आंदोलन करेंगे हम भी। तो मुख्य तौर पर सीधे सीधे संजय शुक्ला ने इस पूरे चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री मामा जी को घोषणावीर बताया और किस तरीके से एक चुनावी मुखौटा ओढ़ा हुआ कैसा दोहरा चरित्र उजागर किया भारतीय जनता पार्टी का। यह थी संजय शुक्ला जी से हमारी विशेष चर्चा। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।